So hi guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. Today I have my another junior with me. Last time अपने ध्रुव शाह से इंटरेक्ट किया था and this time it's Trushil Shah. Coincidentally दोनों शाह हैं, they are not brothers or something like that, and he has scored in his NEET 675 marks and that too in his first attempt, NEET 2022. he is my immediate junior of the first year and he is the prime example of the student जो 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थे. इवन ऑल्दो ही वॉज इन आकाश डमी में था, उसके बाद भी इसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी. चीटिंग करने के बाद भी इसकी 11th में फिजिक्स में लोएस्ट स्कोर 34 आए आउट ऑफ 118. सो ही डिस्क्राइब दैट. एंड ऑल्सो 12th में स्टार्टिंग में भी इनके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके वजह से आधा 12th भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था अप टू लाइक सितंबर और अगस्त. उसके बाद ही सीरियस हुआ, पढ़ाई किया एंड दैट टू ही क्रैक्ड विद 675 मार्क्स, दैट टू इज फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ ये अपना इंडिविजुअल स्कोर बताएगा एंड थोड़ा 11th में इसके साथ क्या सीन हुआ था जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था. So hello everyone, myself Trushil Shah, currently a first year MBBS student from Government Medical College Baroda. I cracked NEET 2022 with All India rank of 1064. बायो में मेरे आए थे 350 ऑनर 360. इन फिज़िक्स मेरे को आए थे 170. इन केमिस्ट्री आई सिक्योर 155 और मेरे बायो में आए थे 350. सो मेरी बेसिकली मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी रही थी 11th में मेरा एक कोविड टाइम था. सो मेरे को ऐसा है कि मेरे को एक एटमॉस्फेयर ऐसा चाहिए पढ़ने के लिए. मैं घर पे अकेला बैठ के नहीं पढ़ पाता हूँ. सो कोविड टाइम पे था, मैं नीचे देख रहा था कि पापा लोग सब लोग घर पे रहते हैं और सब मस्ती करते रहते हैं. सो बेसिकली मैं 11th 12th और नीट प्रिपरेशन को लेके मैं इतना सीरियस था नहीं उस टाइम पे. सो ऑनलाइन चलता रहता था, मैं पढ़ता नहीं था और टेस्ट सीरीज चलती थी उसमें मैं चीटिंग करता था टिल AITS 2 जहाँ पे मेरे लोएस्ट स्कोर फिजिक्स में आए थे 34. हाँ, तो वहाँ तक मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी और उसमें भी चीटिंग करके 34 लाए थे. फिर भी मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो समथिंग 17 या 18 के थी आउट ऑफ 20 के, जो भी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब थी. फिर उसके बाद मैंने चालू किया अपनी प्रिपरेशन इन अप्रॉक्स नवंबर या दिसंबर ऑफ 11th और वहाँ तक मैंने मार्च 2021 तक पढ़ाई की. फिर उसके बाद मैंने अप्रैल में 12th स्टार्टिंग था, अप्रैल का मंथ था. सो वहाँ पे मेरे पास एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था. सो वहाँ पर हुआ ऐसा था कि कोविड का सेकेंड फेज चल रहा था और वहाँ पर मेरी मॉम की डेथ हो गई थी इन अप्रैल 2021. इट वॉज अ ट्रॉमेटिक. मैं पढ़ ही नहीं पाता था. मेरे पास मैंने अप्रोक्स 5 से 6 महीने तक वहाँ पे गवाया है अपनी नीट प्रिपरेशन के. मतलब अप्रैल से लेकर पूरा सितंबर तक मैं पढ़ नहीं पाया था एंड अक्टूबर से फिर मैंने चालू की था अपनी प्रिपरेशन जर्नी. सो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले आप ये देख सकते हो पूरा 11th इसने पढ़ाई नहीं की. लॉकडाउन टाइम था, हम देखते थे हमारे सारे फैमिली मेम्बर मज़े करे, तो अकेले घर में पढ़ना बहुत टफ हो जाता था, जो मैं भी फील कर सकता हूँ. एंड सेकेंडली जब बंदे ने ट्राई किया 12th में गियर अप करने को ट्राई किया, तो 12th के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो गया जो आधे लोगों को तो बहुत ब्रेक डाउन कर देता है. लोग नीट जर्नी से ऑलमोस्ट आउट ही हो जाते हैं. उसके बाद भी 3-4 महीने इसको लगे उस चीज़ से कोप अप करने में, जो कि आई गेस बहुत कम टाइम में तुमने कोप अप कर लिया. लोग ये ऐसी चीज़ें जनरली कोप अप नहीं कर पाते. एंड आधा 12th भी इसका वो सब में चला गया. उसके बाद भी बहुत ईजिली ये ड्रॉप ले सकता था. बहुत ऑब्वियस होता कि ठीक है ऐसा इंसिडेंट होगा कि इंसान अपनी नीट की प्रिपरेशन से थोड़ा कट आउट हो गया, लेकिन उसके बाद भी हाउ ब्रेवली यू हैंडल दैट सिचुएशन फर्स्ट टाइम में, उसके बाद भी अपने आप को इतने अच्छे से पढ़ पाना इज़ लाइक रियली कमेंडेबल. एंड सेकेंडली अब आपके बायो में 350 आए थे तेरे, तो लेट्स जस्ट डिस्कस बायोलॉजी स्ट्रेटेजी. आई विल बी आस्किंग द सेट ऑफ द क्वेश्चंस एंड ही विल बी आंसरिंग लाइक दैट. सबसे पहले बायोलॉजी में सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट NCERT रीड करनी चाहिए या लेक्चर्स देखने चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए, या ऐसे रफ नोट्स बनाओ, मेन NCERT अपना सोर्स रखो? जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की थी वो थी कि मैंने पहले से NCERT फॉलो की थी. मैंने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, मतलब उसमें भी बेसिक्स होता है लाइक सेल यूनिट, वो सब करो. फिर उसके बाद आप आगे चैप्टर्स में बढ़ते रहो. तो मैंने NCERT रीडिंग एक बार चालू की थी. ऑब्वियस है पहली रीडिंग मारोगे तो तुमको पता नहीं चलेगी, बहुत सी चीज़ पता नहीं चलेगी. उसके लिए तुम्हें बहुत बार एक ही चैप्टर बार पढ़ना पड़ेगा. फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन बैंक लगाओ. क्वेश्चन बैंक लगाओगे तो पता चलेगा तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है. पूरा का पूरा चैप्टर वीक किसी का नहीं होता है, उसमें से कोई टॉपिक वीक होता है तुम्हारा. तो फिर वो एनालाइज कैसे करोगे? टेस्ट सीरीज दो, कौन से एरिया से तुम्हारे सबसे ज़्यादा कम हो रहे हैं, सबसे कट रहे मार्क्स, वहाँ पर जाओ. फिर वहाँ पे जाके उसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा. अब बेसिकली NCERT मैंने फॉलो की थी. एक चैप्टर मैंने पढ़ा था समथिंग 8 से 9 बार. पूरी NCERT मतलब 8 से 9 बार. अब सबको लगेगा कि 8 से 9 बार कैसे पढ़ सकते हैं.
तुमको एक्चुअली 3 से 4 बार एकदम कॉन्शियसली पढ़ना होता है, फिर 5th या 6th अटेम्प्ट से तुम लोग है ना एक स्कैनर बन जाते हो। हाँ, तुम ऐसे पेज पलटते हो, तुमको लगता है हाँ ये तो आता है, तुम ऐसा प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट पेज पे क्या आने वाला है। ऐसे ही करके मैंने 8 से 9 बार NCERT पढ़ी थी। और कोई चैप्टर तो ऐसा था जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो मेरे को 8-9 रीडिंग के बाद भी नहीं कर पाता था, तो उसके लिए मेरे को थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े, पढ़ना पड़ा। तो लेक्चर तुम एक तो ऑनलाइन थे, तो तुम ऑनलाइन लेक्चर्स में आकाश के समझ आते थे कि कहीं यूट्यूब से ही जुगाड़ करते थे लेक्चर्स के? एक्चुअली मैं ना यूट्यूब के लेक्चर्स पढ़ता था ना आकाश के पढ़ता था। मैंने खुद बायो में अपने से NCERT की थी पूरी की पूरी। हाँ, बायोटेक जो एक चैप्टर है, बायोटेक में 2 चैप्टर्स है टोटल, तो उसमें मेरे को लगा था हेल्प, उसके लिए मैंने PW के सर की हेल्प ली थी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है, उसको सीखना पड़ता है, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है बाकी चैप्टर्स की तरह। तो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था, फिर उसके बाद तो NCERT खुद से की थी मल्टीपल टाइम्स, और फिर सभी चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन बैंक लगाई थी। तो जैसे ही इज़ द अगेन एक्सेप्शनल एग्जांपल, जहाँ पे इसको बहुत लोगों को लेक्चर बहुत बार देखने पड़ते हैं, फिर NCERT हाईलाइट सीरीज एक लाइन तुम्हें टीचर समझाया तब NCERT समझ आती। ही वॉज द वन डायरेक्टली NCERT रीड करता था, समझ आती थी। तो इस पे जब ये फॉर्मुला वर्क कर रहा था तो इसने किसी और की एडवाइस सुन के अपने आप को डेविएट नहीं किया। ये स्टार्टिंग में NCERT रीड करता था, जो चैप्टर की NCERT रीड समझ नहीं आए उनके लिए लेक्चर्स देखता था। जैसे इसने बायोटेक वाले एग्जाम्पल दिए, सेम आपको जेनेटिक्स में ऐसा फील हो सकता है, मॉलिकुलर वो सब एक बार में आपको समझना है, जो ऑब्वियो है। एंड सेकेंडली क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करते थे? मतलब कुछ लोग का रेंज होता है कि सिर्फ 50-60 MCQ सॉल्व किया उनका काम हो गया। तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे और PYQ तुम कब सॉल्व करते थे? पर चैप्टर मैंने अप्रोक्स 150 से 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि उतने तो मस्ट है, क्योंकि हर बार तुम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आएंगे। अगर 50-60 कर दिए तो तुमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेगी। और नीट वाले ऐसे है कि हाँ वो PYQ तो फॉलो करते हैं, पर कभी कभी नया क्वेश्चन डाल देते हैं। 60 to 70% उनके PYQ जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, बट 20-30% होते हैं, उसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक का अमाउंट बढ़ा दिया, लाइक 150-200 क्वेश्चन पर चैप्टर करता था। और PYQ जो सॉल्व करना होता है, PYQ से हमें पहली बात तो कॉन्फिडेंस मिलती है, इसलिए वो तभी सॉल्व करो जब तुम्हारी NCERT की 2 से 3 रीडिंग हुई हो और तुमने अबंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, उसके बाद ही PYQ करो। क्योंकि अगर PYQ तुम्हारे रॉन्ग होने लगेगा तो तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा चला जाएगा तुम्हारा। तो इसीलिए PYQ तभी करो जब तुम्हारी रीडिंग हुई हो, और दूसरी बात कि तुमने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर करे हो, तो क्या तुम्हारे PYQ राइट होने लगेंगे और फिर तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ। यही एक कॉन्फिडेंस है पूरे प्रिपरेटरी फेज में। सो एज ही टोल्ड कि PYQ को आप स्टार्टिंग क्वेश्चन बैंक मत रखो, वो आपका एक टेस्ट की तरह होना चाहिए कि आपने कितने अच्छे से और कितने ऑनेस्टली अपनी पूरी जो मटेरियल है सॉल्व किया, कितने अच्छे से NCERT रीड किया, उसका आपको एक फ्लैशबैक मिलेगा कि हाँ अगर PYQ है, अगर नीट में अगर आज देने जाओ तो क्या मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जो लोग इनिशियली सॉल्व करते हैं प्लीज़ PYQ को टाइम दो, एकदम लास्ट स्टेप में रखो। एंड सेकेंडली बायोलॉजी में तुम NCERT एग्जाम्पलर बुक आती है वो सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? मैंने पर्सनली यूज़ नहीं की थी, बट बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं यहाँ पे और मेरे सीनियर्स पे जिन्होंने NCERT एग्जाम्पलर यूज़ की है, एंड वो बहुत अच्छी बुक है। मैंने पर्सनली यूज़ नहीं की थी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारे बुक्स को एक्सप्लोर करूँ। मैं सिर्फ NCERT बेस्ड आकाश की मॉड्यूल सॉल्व करता था। उसमें भी एक कैटेगरी होती है लेवल 1 और लेवल 2, जो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। लेवल 1 इज़ बेसिकली नीट टाइप क्वेश्चन, लेवल 2 में उसमें भी 2 है, सेक्शन ए और PYQ सॉल्व करने के। बट सेक्शन ए इट्स लाइक कि वो बहुत एक कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज होना तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो एज यू टोल्ड एग्जाम्पलर जैसी बुक करनी ज़रूरी है, लेकिन पहले आपका जो मटेरियल आपने फिक्स किया ना उसको कंप्लीट करो, उसको क्वालिटी वाइज कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, बहुत ज़्यादा नर्डी हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो एग्जाम्पलर पे जाओ। इट इज़ नॉट द कंपलसरी बुक, बट अगर हाँ प्रेफरेंस दो, अगर आप दे सकते हो उस बुक को। एंड व्हाट अबाउट, देखो नोट्स तो एज सच कोई नहीं प्रेफर करता, बायो में सब मेन NCERT अब एवरीडे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स का क्या होता था, क्योंकि NCERT इतनी लंबी है कि आखिरी के 1 महीने में आप एवरीडे एक चैप्टर पढ़ने बैठो तो बहुत आपका घंटे निकल जाते थे। तो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि सिर्फ NCERT रीड करते थे हमेशा? नहीं, मैंने पर्सनली फिर से कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है बायो में स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे को NCERT जो 8th-9th टाइम पे मैं पढ़ता था ना, एक्चुअली मैं एक चैप्टर 15 से 20 मिनट्स में पूरा स्कैन कर देता था आराम से, क्योंकि मैं पिक्टोरियल मेमोरी हो गई थी मेरे को चैप्टर्स की। तो मैं ऐसे बुक पेजेस घुमाता था, मेरे को माइंड में आ जाता था कि
ये टॉपिक है, इसमें से यही करना है। बाकी जो लाइनिंग्स देते हैं एक्स्ट्रा लाइन्स, वो नहीं करनी होती है। पता होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आती है, पर वो कैसे पता चलता है? जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे वहाँ से हमको पता चलता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंटली। सो बेसिकली मैंने एक भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई थी आज तक, और फिर एनसीईआरटी मेरे को छोटी लगनी पड़ी थी। सो एज ही टोल्ड कि इसने एनसीईआरटी इतनी बार रीड कर ली थी कि इसको शॉर्ट नोट्स की नीड ही नहीं आई। तो आप भी वो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हर टॉपर कह रहे शॉर्ट नोट बनाओ तो आपने भी बना लिया। इफ़ यू फील दैट आपकी एनसीईआरटी उतने टाइम में रीड हो ही जाती जितने में शायद आप पूरा शॉर्ट नोट रीड करो, तो इट्स कंप्लीटली अग्री। जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी, आपको उससे भी आराम से सक्सेस मिल ही जाएगी, आपको जो भी आपका एक ड्रीम मार्क्स है बायोलॉजी में। तो आई होप बायोलॉजी के लिए जितने क्वेश्चन थे कि ये लेक्चर कहाँ से देखता था, क्वेश्चन कितने सॉल्व करता था, एग्जाम्पलर की कितनी PYQ कब करता था, वो सब क्लियर हो गया। सो नाउ बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी के बाद लेट जस्ट स्विच ओवर स्ट्रेटेजी टू द फिजिक्स, जहाँ 170 लेके विच इज़ हाईएस्ट मार्क्स, जो मुझे लगता है कि टॉपर्स के 180 आते हैं, उसके बाद 170 इज द हाईएस्ट मार्क्स जो एक नीट एस्पिरेंट बीइंग में फिजिक्स में ला सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम फिजिक्स में कैसे करते थे? वीडियो लेक्चर देखते थे आकाश के कि कोई यूट्यूब चैनल के, या डायरेक्ट बायो की तरह डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड करते थे? सो फिज़िक्स के लिए मैंने अलग पांडे सर के एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने किया था। उनके जो वाइट बोर्ड्स वाले लेक्चर है 2019 ईयर के, वहाँ से मैंने फिज़िक्स किया था, क्योंकि उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत ही यूनिक मेरे को लगा था, और वो बच्चों से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और वो जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं मेरे को मतलब वन गो में मेरे माइंड में चला जाता था। जैसे वो रोटेशंस का एक चैप्टर था जो मैंने ऐसे ही पहले एक बार पढ़ा था, वो पता नहीं चल रहा था। जब अलग सर का वीडियो देखा वो रोलिंग मोशन का, मेरे को तुरंत से ऐसे मतलब याद हो गया। अभी तक थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट याद है उसका मेरे को। तो वो है कि टीचर कौन से चूज़ करते हो, और दूसरी बात है कि तुम कितने अटेंशन से वो लेक्चर्स देखते हो। अब कभी कोई लोग होते हैं कि जो दिन में 7 से 8 लेक्चर देखते हैं 2-2 घंटे के, पर क्या होता है कि लास्ट के जो 5 या 5-6 एंड जो भी लेक्चर्स है वहाँ पे अटेंशन ही नहीं होता है। तो तुमको लगेगा कि मैंने लेक्चर्स देख लिए, पर फिर कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो के तुमसे ऐसा सब होता है। तो बेसिकली तुम जितना कर सको पहले उतना ही करो, ज़्यादा फोर्स मत करो। जब तुमको लगे कि हाँ मैं अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ तो रिवाइज कर दो एक बार, और वो सी टॉपिक्स के तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर तुमको अच्छा लगेगा। सो एज ही टोल्ड, अलग पांडे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे सबको पता है प्रेजेंट है, लेकिन क्या सब वो देखने के बाद सॉल्व कर पाते? नहीं, क्योंकि फिर आपकी क्वालिटीज़ आती हैं कि आप दिन में 7-8 लेक्चर मत देखो ना, उनकी पूरी प्लेलिस्ट होती है। आज 2-3 देखो, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करो, उन्हीं के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, अगले दिन आप वापस 2-3 लेक्चर देखो, ऐसे 2-3 दिन में आप कंप्लीट करो। तो एबिलिटी होनी चाहिए कि पहले वीडियो में जिस इंटरेस्ट और जिस फोकस से चालू किया था वो आखिरी वीडियो तक भी आपका होना चाहिए। वो वरना सोर्स तो सबको पता है, अलग पांडे इतने सब्सक्राइबर है, पर क्या सबका नीट में सिलेक्शन हो पाता है? नहीं हो पाता, बिकॉज आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी भी डिपेंड करती हैं। एंड सेकेंडली ऑल्सो ही ऑल्सो अग्री टू दिस पॉइंट कि बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आया तो स्टार्टिंग का 11th तो उड़ेगा ही उड़ेगा, 12th में भी बहुत जगह आते हैं पॉइंट्स, वो भी आपके उड़ेंगे। ठीक है, पूरे फिजिक्स में ये सब तो है डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा फिजिक्स से आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही है। तो प्लीज़ बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन सब अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके ही आगे बढ़ो। नेक्स्ट आते हैं कि नोट्स तुम बनाते थे एज यू टोल्ड वाइट बोर्ड के लेक्चर देख के। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी रीडिंग इमीडिएट करते थे कि कभी किए हो कि नहीं किए हो, तो कौन से चैप्टर्स की किए हो? एनसीईआरटी रीडिंग बेसिकली मैंने वो चैप्टर्स होते हैं लाइक मॉडर्न फिजिक्स, फिर थर्मोडी, SHM, वेव्स, वो सब जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने पहले उसको प्रायोरिटी दी। फिर जो मैकेनिक्स वो सब है जहाँ से हमें सिर्फ न्यूमेरिकल की एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है, तो वो चैप्टर्स की मैंने एकदम लास्ट में, मतलब बहुत लास्ट में एक बार रीडिंग मार दी थी। पर उसमें भी मैंने सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा किए थे, पीछे के क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने सॉल्व एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस ही दिया था, क्योंकि वो रिलेटेबल थे। पीछे के क्वेश्चन तो कुछ लंबे लंबे थे, हाँ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था और नीट JEE एडवांस लेवल का था, तो इसलिए मैंने उधर ज़्यादा फोकस नहीं किया, सॉल्व एग्जाम्पल पे किया। फिर उसके बाद तो आकाश की मॉड्यूल्स थी, उसमें भी लेवल 1 किया, PYQs किया। लेवल 2 मैंने सच्ची आज तक सॉल्व नहीं किया है क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। तो एज यू कैन सी कि अपने आकाश मॉड्यूल पे स्टिक करता था, PYQ करता था और सॉल्व एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी में करता है। मैं भी कहता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल करो, क्योंकि जो एनसीईआरटी खुद सॉल्व एग्जाम्पल दे रहे हैं वो खुद एक इंडिकेशन है कि ये टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन बनना रहा है तो इसी टाइप का फ्रेम हो के आपके कोई भी, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नेशनल लेवल एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आपके एनसीईआरटी के रिलेटेड है वो वही क्वेश्चन आने वाला है। तो वो प्लीज़ आप अच्छे से करो। समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर वगैरह चीज़ें रीड करते थे? हाँ, उसको मैं रीड करता था, क्योंकि उसमें कभी कभी एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि पूरे चैप्टर में नहीं होता है और समरी में दे देते हैं, तो वो NTA वाले वही उठा के फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हमको लगा ये पूरे चैप्टर में तो है ही नहीं, कहाँ से आया, समरी देखो तो वहाँ पता चलता है कि ऐसा पॉइंट है, तो इसलिए समरी भी करता था मैं।
एंड ऑल्सो समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर में स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लोग एजर्शन रीजन में बना के पूछते हैं। तो इन शॉर्ट आपने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी लेकिन पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी पढ़े तो आपके एजर्शन रीजन में क्वेश्चन भी टैकल हो जाएंगे। अब कोई एम्स एग्जाम नहीं है, कोई जिपमर एग्जाम नहीं है, तो जो है सब नीट के रिलेटेड ही है, तो सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अब एनटीए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट अगर आप पॉइंट्स टू पॉइंटर वो सब आप पढ़ें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेस्ट स्कोर्स पे। पहले आ जाते हैं कि फिजिक्स में मिनिमम तो भाई साहब के 34 मार्क्स गए थे, वो भी चीटिंग करने के बाद, और मैक्सिमम आप सबको पता है 170 मार्क्स है। तो ये 34 to 170 मार्क्स में एनालिसिस आती है जो आपका रोल प्ले करता है। तो ये अपने टेस्ट में जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे उन पे एनालिसिस कैसे करते थे, मिस्टेक नोटबुक बनाई थी कि नहीं वो बात, एंड एनालिसिस करने के बाद जैसे मान लो फिजिक्स में पूरा आपका रोटेशन बहुत अच्छा है, बस रोलिंग मोशन से एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो बच्चे क्या करते पूरा पूरा रोटेशन अपना वीक चैप्टर में लिख लेते। नहीं, वो टॉपिक लिखता था कि टॉपिक में कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, वो ये अच्छे से एनालिसिस बताएगा कि अपने रॉन्ग क्वेश्चन को इसने करेक्ट कैसे। अब मान लो तुमने आज एक टेस्ट दिया, मतलब जरूरी नहीं 34 मार्क्स आए थे वो वाला टेस्ट, अब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने लगे 120 130 मार्क्स, लेकिन तुम्हें और इंप्रूव करना था। तो मान लो आज तुम्हारे ये पूरे 45 क्वेश्चन में से तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो तुम मिस्टेक बुक बनाते थे, अपने नोट्स में ऐड करते थे, उनको अलग से ऐसे बैठ के प्रैक्टिस करते थे। पहले जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वो मैं एक पेज लेता था, उसके ऊपर लिख देता था। मेरे पास लिटरली 3 पेज थे A4 साइज़ के जो मेरे टॉपिक्स वीक थे। मेरे पूरे का पूरा चैप्टर कभी भी वीक नहीं हुआ था, मेरे को उसमें से टॉपिक नहीं आते थे, तो फिर मैं वही टॉपिक्स पे स्टिक रहता था, उसको ही सॉल्व करता था। फिर जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उसके लिए एक बुक बनाई थी मैंने, जो मैं लिख देता था कि ये टाइप का क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, और अगर मेरे को कोई अल्टरनेट मेथड आती हो वो भी लिख देता था जो शॉर्टकट हो उसकी। हाँ, तो ऐसे करके मैंने जो भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं ना, लास्ट के 2 महीने, हाँ 1 to 2 मंथ मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया जो वीक टॉपिक्स है। स्ट्रॉन्ग थे उसको तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करो तो हो जाते थे, पर जो वीक थे उसके लिए ये किया। ओके, सो पता चल गया कि फिजिक्स अपना एनालिसिस कैसे करते थे। आई होप सो दिस वाज हिज ओवरऑल बायोलॉजी एंड फिजिक्स स्ट्रेटेजी। आई होप आपके मोस्टली सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की, फ्रॉम टेस्ट टू वॉचिंग लेक्चर टू नोट मेकिंग एंड एवरीथिंग। एंड लास्टली, बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, कोई ऐसा मोरल एडवाइस देना चाहोगे, एक बियॉन्ड स्टडी टिप्स, कुछ ऐसा जो मेंटली इंसान को स्ट्रांग रहने में मदद कर सके? स्टडी टिप तो ऐसी है कि बहुत प्रेशर लेके मत पढ़ना। अगर प्रेशर लेके पढ़ोगे तो तुम लोग को जो आता है ना वो भी भूलने लगोगे। सिंपल है, माइंड को चिल रखो। जब तुमको लगे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जस्ट गो एंड मतलब रिलैक्स करो खुद को। जैसे मैं जाता था, मैं टेरेस पे चला जाता था और मतलब मैं ऐसे घूमता रहता था या फिर कोई म्यूज़िक सुनता रहता था। मेरा ऐसा था। और या फिर मैं किसी से बात कर लेता था, या फिर मेरी फ्रेंड है वो फैमिली में किसी से भी बात करता था। मैं डे ऑफ ले लेता था क्योंकि वो डे मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाता था उस दिन। फिर मैं दूसरे दिन से किक स्टार्ट करता था कि मतलब हाँ, अब पढ़ना है, माइंड फ्रेश हो गया, अब शांति से पढ़ना है, अब कोई बहाना नहीं चाहिए। फिर पढ़ने लगने का, फिर सब डिस्ट्रैक्शन साइड पे रख देने के, और फिर चिल मारो, शांति से पढ़ना है। सो एज ही टोल्ड कि हम एक दिन का भी ब्रेक लेते हैं, हमें लगता है वो इतने एस्पिरेंट है, हमसे आगे निकल जाएंगे। नहीं, आपको सिर्फ अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ देखनी है। अगर आप उस दिन बहुत एग्जैजरेटेड फील कर रहे हो, बहुत रिटार्डेड फील कर रहे हो, तो ब्रेक लो, बिकॉज हमें क्वालिटी वाइज पढ़नी है, हमें क्वांटिटी वाइज नहीं पढ़ाई करनी है। और ये प्राइम एग्जाम्पल मुझे लग रहा है जिसने लिटरली सिर्फ क्वालिटी वाली पढ़ाई की, क्योंकि नीट की 2 साल की जर्नी में 1.5 साल बर्बाद करने के बाद कोई अगर 6 महीने में नीट क्रैक कर रहा है, तो आप समझ लो उसने कितनी अच्छी क्वालिटी वाली पढ़ाई की। एंड इसको कोई रिग्रेट नहीं था कि कभी भी डे ऑफ लेता था या इसका जो भी पुराना गया। आधे तो लोग रिग्रेट और डिप्रेशन में अपना खत्म कर देते हैं। सो आई होप यू गॉट इनफ आइडिया एंड एक्सपीरियंस ऑफ त्रुशिल कि इसने कैसे अपनी चीज़ों में कोप अप किया एंड कैसे लिटरली 675 वाली जर्नी इसकी इतनी ऑसम थी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।